मैम स्नोबॉल सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें हम ऐसा होता है कि जो हमारा काम होता है ना उसको हम दूसरों पे कर देते हैं कि मतलब उसको ना हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने काम को कि कुछ सैंपल आप लेके आ जाओ, कुछ सैंपल वो फिर किसी और को बोल देगा। तो इसमें जो हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार जो सैम्पलिंग होते हैं ना और जो सबसे नियरेस्ट जो हमारे पास सैंपल होते हैं हम उनको चूज करते हैं और अपने काम को बांट देते हैं। तो उससे एक एरर आने के भी चांसेस होते हैं और उसमें हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सही नहीं मिलता है स्नोबॉल सैम्पलिंग में। मेन इसका टर्म याद रखिए, रेफरल प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हम रेफर करते हैं किसी चीज को। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई कंपनी से ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग से आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि आप आपको ज्वाइन कराते हैं, फिर आप बोलते हैं कि उनको आपको बोलते हैं कि 2 लोग को अगर आप और ज्वाइन कराएंगे तो फिर आपके इतना मतलब कि टर्नओवर बनेगा। फिर इस तरह से आपके इसके जब आप इतना प्रोडक्ट उनको बेचेंगे तो आपको इतना उसका कमीशन मिलेगा। इस तरह से उनको बोला जाता है। जितना आप पीपल आपके नेटवर्क में ऐड करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको इसका कमीशन मिलता जाएगा। इस तरह से बोला जाता है। तो आप क्या करते हैं कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को दूसरे के पास रेफर करते हैं कि ये कंपनी है, इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप दूसरों को क्या करते जाते हैं, उसको रेफर करते जाते हैं। ठीक है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इज लाइक दैट कि आप किसी एक के पास पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं कि इसको आप रेफर कर दीजिए किसी को, या आप उनसे पूछते हैं कि क्या आप आपके ही जैसे किसी और 2 इंसान को जानते हैं जो मेरे टेस्ट में या जो मेरे रिसर्च में हेल्प कर सके। तो वो आपको उनके नाम बता देगा कि मेरे 2 और फ्रेंड हैं, वो भी ऐसा ही कुछ है, लाइक डायबिटीज का ही हम लेते हैं। तो आपके पास डायबिटीज के क्लाइंट्स मतलब पेशेंट्स ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि एक किसी डायबिटिक के पास पहुंचे। ठीक है, तो उनसे उन्होंने आपने पूरा उनका लिया बायोडाटा, उनकी केस हिस्ट्री ली। फिर उसके बाद बोले कि क्या आप और किसी डायबिटिक पेशेंट को जानते हैं, तो फिर वो बताएंगे कि मेरे घर के बगल में या दूसरी कॉलोनी में 2 और ऐसे पेशेंट्स हैं। तो फिर उनके पास आप जाएंगे कि मैं डायबिटीज से रिलेटेड रिसर्च कर रहा हूँ, ये वो मतलब आप पूरा अपना एक उनको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है। फिर उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनका केस हिस्ट्री लेंगे, फिर उनसे पूछेंगे क्या आप और किसी डायबिटिक को जानते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली आपका एक स्नोबॉल सैम्पलिंग है। ठीक है, जो चेन के थ्रू चलता है। इसको चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं या फिर नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। इसके रिलेटेड आपके 3 सैम्पलिंग इसके टाइप्स होते हैं, 3 सैम्पलिंग टाइप्स होते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग के। पहला होता है लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग, एंड तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर सैम्पलिंग, लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि लीनियर मतलब एक लाइन में चलने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी एक क्लाइंट के पास पहुंचे या फिर किसी एक सैंपल के पास पहुंचे। ठीक है, तो उनसे आपने पूरा इंटरव्यू लिया, फिर उनसे आप पूछेंगे किसी और एक का नाम बताओ। इसमें सिर्फ आप किसी एक का ही नाम पूछेंगे। ठीक है, तो एक का नाम पूछे, फिर उसने किसी एक का नाम बताया, फिर उसके पास आप पहुंचे, फिर उसने उससे बोले कि किसी और एक का नाम बताइए, तो फिर आप उनके पास पहुंचे किसी और एक के पास, फिर उनसे पूछेंगे कि एक का नाम बताइए। तो ये क्या है, बेसिकली एक लाइन में चलता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर। आप इसमें 2 का नाम नहीं पूछेंगे, 2 का नाम आप इससे नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक का ही नाम पूछेंगे, एक एक के थ्रू ही आप जाते जाएंगे। ठीक है, एक एक के थ्रू ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे, लीनियर सैम्पलिंग कहेंगे। क्लियर है लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग? यस मैम। ठीक है, इसमें आप किसी तीसरे इंसान, एक इंसान से 2 नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक ही नाम पूछेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग। या सिर्फ वो आपको एक ही नाम बताएगा तो वो क्या होगा, लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग होगा। ठीक है, अब दूसरा आपका आता है हाँ, मैडम उससे हम जो पूछने वाले उसी को पूछना पड़ेगा या हमको ही तीसरे को भी पूछना पड़ेगा, ऐसा होता है? सॉरी, आपका मतलब समझ नहीं आया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से पूछिए। यानी जाते हैं पूछने तो एक जन को बताते हैं, तो वो हमने बताया है वो दूसरे को बताएगा या आप, यानी हम ही तीसरे को बताएंगे डायरेक्ट, ऐसा होता है इसमें? नहीं 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 नहीं, ये रिसर्चर है। ठीक है, पहला वाला ये क्या है, रिसर्चर है।
वो एक सैंपल के पास गया, किसी एक सैंपल के पास वो गया, ठीक है। फिर उससे उसी सैंपल से उसने किसी और का नाम पूछा। स्नोबॉल सैंपलिंग में हमने देखा था ना कि एक के थ्रू दूसरे को आप प्रेफर करते हैं, तो वो डायबिटीज, मान लीजिए ये सैंपल है, वो डायबिटिक पेशेंट है, जो रिसर्चर है वो इस डायबिटिक पेशेंट के पास पहुंचा, ठीक है। उसने उसकी पूरी केस हिस्ट्री ली कि कब आपको डायबिटीज हुआ, क्या क्या हुआ, आपको अभी क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें उसने उससे पूछ ली। फिर उसके बाद उस रिसर्चर ने एक पूछा कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए कि क्या आप किसी और डायबिटिक पेशेंट को जानते हैं। तो फिर ये जो सैंपल है वो बताएगा कि हाँ मैं किसी एक और डायबिटिक पेशेंट को जानता हूँ जो इसी कॉलोनी में रहता है या कहीं और रहता है। तो फिर उसका एड्रेस देगा या फिर उसके बारे में उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स देगा। तो फिर ये रिसर्चर जो है वो तीसरे के पास पहुंचेगा, ठीक है। फिर वहां पे वो अपना पूरा केस हिस्ट्री लेगा, फिर फिर ये थर्ड वाले से पूछेगा, सेकंड वाले से, फिर वो थर्ड वाले को बताएगा कि थर्ड वाले को मैं जानता हूँ, फिर ये थर्ड वाले से फोर्थ वाले के बारे में पूछेगा, ऐसा, ठीक है। अभी क्लियर? यस मैम। जी मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए कि एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है, हम सबसे पहले किसी एक के पास पहुंचते हैं, ठीक है। द फर्स्ट पार्टिसिपेंट प्रोवाइड मल्टीपल रेफरल। जैसे कि रिसर्चर पहले एक के पास पहुंचा, ये जो रिसर्चर है वो पहले किसी एक के पास पहुंचा है और उससे वो पूछ रहा है कि और किसी के बारे में बताइए। तो वो क्या करेगा कि 3-4 के बारे में बता देगा, ठीक है। मैं 3-4 लोगों को जानता हूँ, तो 3 लोगों के बारे में उसने बता दिया, 3 अलग अलग उसी फील्ड से रिलेटेड या डायबिटिक पेशेंट या जिस फील्ड से आप रिसर्च कर रहे हैं उसी फील्ड से रिलेटेड उसने क्या है 3 लोगों को रेफर कर दिया। तो अब ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है। पहला क्या था, लीनियर था, इसलिए एक ही पूछ रहा था। एक्सपोनेंशियल यानी कि अलग अलग 3 लोगों को बता दिया। फिर उसके बाद दूसरा जो टर्म है नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेटिव यानी कि अब जो रिसर्चर है वो इन तीनों को ले लेगा, ठीक है। इन तीनों को अपने सैंपल में इंक्लूड कर देगा, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है कि हटा देना या उनसे उनको अलग कर देना, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी 3 लोग बताए उन सभी तीनों को वो क्या कर लेगा, अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेगा, उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। अब इसके बाद फिर सभी ने 2-2 लोग को बताया, फिर सभी के पास वो गया था 3 लोग के पास, फिर से उसने उन सभी ने 2-2 लोग को बताया। तो इनको भी वो क्या कर लेगा, अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। किसी को भी अपने सैंपल से नहीं हटाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग, एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला हो गया। अब इससे थोड़ा सा ही जस्ट अलग है आपका, क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव। इसमें क्या होगा कि वही है कि पहले जो रिसर्चर है वो किसी एक सैंपल के पास पहुंचा, उसने 3 लोग को बताया, ठीक है। 3 अलग अलग लोगों के बारे में जो पहला वाला सैंपल है उसने बताया। तो इसमें वो क्या करेगा, देखेगा कि ये मेरे जो 3 लोग जो बताए हैं वो मेरे रिसर्च के लिए सुटेबल है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए इनमें से 2 लोग उसके इंक्लूजन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और जो तीसरा है वो मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो क्या कर देगा, हटा देगा। इसमें से सिर्फ 2 लोग को वो लेगा। तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? कि मैम उसको अगर फायदा हो रहा है तो रखेगा और अगर फायदा नहीं हो रहा तो उसको हटा देगा। फायदा नहीं, उसको हम जब भी सैंपलिंग करते हैं तो हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब कि हम किसको किसको इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए कि आपने डायबिटिक पेशेंट का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपने एक इंक्लूजन क्राइटेरिया बनाया कि मैं 18 से 25 साल के लोगों को ही लूंगा या फिर 18 से 30 साल के लोगों को ही लूंगा, उसके नीचे या उसके ऊपर वाले रहेंगे उनको मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये आपके मान लीजिए कि जो तीसरा इंसान है वो 60 साल का है, तो आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आया वो, तो उसको आपने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। उसी तरह से हम 2-3 इंक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं और 2-3 एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, उसके अपोजिट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं अपने सैंपलिंग में हम किसको किसको इंक्लूड करेंगे उसके लिए, ठीक है। मान लीजिए आपने लिया है सिर्फ डायबिटिक वाले लोगों को, तो डायबिटिक का जो फर्स्ट स्टेज में है,
ठीक है, जिनका अभी अभी इनिशियल डायबिटीज है हम उन्हीं को लेंगे। जो क्रॉनिक है या बहुत टाइम से जिनको डायबिटिक है और डायबिटीज से उनको और भी चीजें हो गई हैं, मान लीजिए रेटिनोपैथी वगैरह और भी चीजें हो गई, तो उनको हम नहीं लेंगे। इस तरह से आपने अपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया है, उसमें से ये फुलफिल नहीं कर पाता है, जो आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है उनको हम अपने सैंपल से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। अब इसमें ऐसा नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव में क्या होगा, जितने भी आपको मिलते जाएंगे उतने सभी को आप क्या करते जाएंगे, लेते जाएंगे। ठीक है, किसी को भी नहीं हटाएंगे। तो ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। क्लियर, इसके 3 टाइप। ओके, चलिए तो फिर अभी हम आगे चलते हैं। जो हमने कल देखा था ये सब हमने देख लिया था, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ एरर देख लिया था। ठीक है, उस टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या है वो सब हमने देख लिया था, उनको किससे डिनोट करते हैं ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, अब देखिए जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, मतलब कि हाइपोथेसिस को जब आप मेजर करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपके जो आपने क्या कहें रीडिंग लिया है, ठीक है, रीडिंग यानी कि जो भी आपने मीन मीडियन वगैरह लिया है, तो उसमें क्या होता है आपको इस तरह से एक, जब आप उसको बनाते जाते हैं, ठीक है, मतलब ग्राफ आप लोगों ने कभी बनाया है, ग्राफ 9th-10th में रहता था। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो उसमें क्या होता था एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसा रहता था। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते थे, इसको हम लोग वाई एक्सिस मानते थे। ठीक है, तो हमने 2 वेरिएबल लिया था, इधर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रख लिया है, इधर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को रख लिया है। ठीक है, वाई एक्सिस में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल रखा है और एक्स एक्सिस में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा है। ठीक है, फिर जब हम इन दोनों का रीडिंग लेंगे कि जैसे प्री पोस्ट इस तरह के आपके डाटा मीन मीडियन आए रहेंगे, तो उन सबको आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट्स को इस तरह से जब आप प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है, अपने रिसर्च या ग्राफ में, तो आपको इस तरह का एक बेल शेप ग्राफ मिलता है। ठीक है, जब आप अपने पॉइंट्स है उसको आपने सही से अगर लिया है, ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई बेल शेप मिलता है एक ग्राफ में जब प्लॉट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बेल शेप्ड होता है, ये दोनों साइड से होता है, 1 टेल 2 टेल, इसको अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो पहला तो है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वही जब आपने सही से रीडिंग ली है अपने जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आपने सही से निकाला, उसकी रीडिंग आपने सही से ली है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अदरवाइज उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इन स्टैटिक्स द थ्योरेटिकल कर्व दैट शोन हाउ ऑफन द एक्सपेरिमेंट विल प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिजल्ट। ठीक है, कि आपने जो रिजल्ट लिया है या आपने जो रीडिंग ली है या आपने जो मीन मीडियन निकाला है, तो वो कितना पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर रिजल्ट दे रहा है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व बनाते हैं। ठीक है, इसको कर्व कहते हैं। द कर्व इज अ बेल शेप्ड। ठीक है, जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व रहता है वो कौन से शेप में रहता है, बेल शेप में रहता है। देखिए घंटी जैसा दिख रहा है, इस तरह का ही वो उसका शेप रहता है। ठीक है, तो ये बेल शेप में रहता है और क्या है, शोइंग दैट द ट्रेड्स विल यूजुअली गिव अ रिजल्ट नियर टू द एवरेज। ठीक है, और ये शेप जब इस तरह से कहते हैं तो ये आपका यहाँ पे एवरेज आया होता है, एक मीन मीडियन जो आपका मैक्सिमम होता है वो यहाँ पे रहता है। तो ये इस तरह से क्या रहता है इसका, कि जो भी आपने रिजल्ट दिया है वो यूजुअली क्या रहता है, उसके नियर रिजल्ट, एवरेज के नियर जो रिजल्ट है वो दे रहा है, ये शो करता है। ठीक है, जब आपने उसे सही से रीडिंग लिया है तो, बट विल ओकेजनली डेविएट बाय लार्ज अमाउंट। कभी कभी ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट में डेविएट भी हो जाता है, जो कि सही नहीं होता है ना। तो इसमें क्या है, नॉर्मल डेविएशन कर्व में 3 चीज होना जरूरी होता है। पहला क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक, एक बार मैं यहाँ पे फिर से कर्व बनाती हूँ, ये देखिए, तो ये क्या है, दोनों साइड, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड उसका सेम रहे, इधर और इधर। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। जैसे कि हमारा हाथ होता है, दोनों पंजे होते हैं, तो जब हम उनको मिलाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है। ठीक है,
तो उसी तरह से ये जो बेल शेप होता है वो क्या होना चाहिए, अगर हम उसको 2 बार फोल्ड करें इस तरह से तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेने चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये आता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये क्या है, पहला कि सिमेट्रिक होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड उसके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, फिर उसका क्या है, यूनी मॉडल होना चाहिए। यूनी मॉडल यानी कि हमने जो मीन, मीडियन और मोड के बारे में देखा था वो क्या है, मैक्स पॉइंट, जो मैक्सिमम पॉइंट है। श्रवण जी आपने हैंड रेज किया है क्या? हाँ बताइए। नहीं मैम, वो गलती से हो गया था, मैंने तुरंत डाउन कर दिया था, सॉरी। यूनी मॉडल मतलब क्या होता है, जो हमारा मीन, मीडियन और मोड, उस दिन मैंने आप लोग को बताया था मीन, मीडियन और मोड क्या होता है। तो जब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आए हैं, तो आपका मीन और मीडियन और मोड तीनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे और मैक्सिमम पॉइंट होंगे। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट यानी कि जो ये हमारा पीक पॉइंट है, जिसको हम लोग मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे, पीक पॉइंट, तो वहां पे आपका क्या होगा, मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। उसे हम क्या कहते हैं, यूनी मॉडल कहते हैं। ठीक है, यूनी मॉडल। फिर उसके बाद है असिम्प्टोटिक यानी कि लिमिटेड बिहेवियर। जो असिम्प्टोटिक यानी कि क्या होता है कि जब आप एक कर्व बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, कभी भी आपके एक्स एक्सिस से ये आके ज्वाइन नहीं करेगा इस तरह से। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, एक पॉइंट आने के बाद वो लीनियर हो जाएगा, मतलब कि आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक कहते हैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए और होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक से आते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया आप लोग को? मैम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी जो शेप होती है वो उसकी मतलब बेल शेप होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बस ये है, और बाकी उसमें सिस्टम ये सिमेट्रिक और यूनी मॉडल होना चाहिए और असिम्प्टोटिक। ठीक है। बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप क्या समझते हैं कि जो आप रिजल्ट, जैसे कि ये आपके एक्सपेरिमेंटल पे ज्यादा बेस्ड है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे आपके पास डाटा आते हैं, हर एक पर्सन का अलग अलग आपके पास डाटा आता है, न्यूमेरिकल डाटा आता है। ठीक है, उसको हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में इस तरह से जब हम प्लॉट करते जाते हैं, अलग अलग डॉट्स में जब हम उनको इंडिपेंडेंट, जब आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा तो आप लोगों को पता चलता रहा होगा कि हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस में 2 है, वाई एक्सिस में 7 है, इस तरह से हम प्लॉट कर करके एक एक पॉइंट बनाते जाते थे। फिर उन पॉइंट्स को हम क्या करते थे, मिलाते थे। ऐसा करते थे ना ग्राफ में, सभी पॉइंट्स को हम फिर क्या करते थे, मिलाते थे। तो उसी तरह से जब आप ग्राफ में इसको बनाएंगे ना, तो ये इस तरह से आपका मॉडल बनेगा जिसे बेल शेप होगा। ठीक है, आपके रिजल्ट्स जो आए रहेंगे उसका क्या होगा, बेल शेप की तरह आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे उसका। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल शेप या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सिमेट्रिक, यूनिमोडल एंड असिम्प्टोटिक। सिमेट्रिक यानी कि दोनों तरफ उसके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यूनिमोडल यानी कि पीक पॉइंट पे उसका मीन, मीडियन एंड मोड क्या है, इक्वल होना चाहिए। और तीसरा क्या है, असिम्प्टोटिक यानी कि कभी भी वो एक्स एक्सिस से ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, और इसमें से यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक वाला एक तो, और दूसरा आता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है, बेल शेप का होता है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको यहाँ से याद रखना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है, बेल शेप होता है। उसके 3 जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ये आपका पिक पॉइंट है, वहां पे यूनिमोडल है, मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल है, दोनों साइड आपके क्या है, सिमेट्रिक हैं। और असिम्प्टोटिक यानी कि ये कभी भी एक्स एक्सिस से जाके मिलेगा नहीं, ये एक पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा, लीनियर इस तरह से आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असिम्प्टोटिक बोलते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो बेल शेप होता है। ये 4 चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा है वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट क्या होता है, जिस वन टेल मतलब कि क्या है, एक
टेल मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, पूंछ, ठीक है। टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ। तो जिसका क्या होता है, एक साइड ही रहता है, वन टेल, यानी कि जिसकी पूंछ क्या होती है, एक साइड ही होती है। एक साइड कहने का मतलब क्या है, या तो फिर वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, a one tail test is a statistical test in which the critical area of distribution is in one side so that either greater than or less than the certain value but not both, ठीक है। इसको हम लोग, जैसे कि हमने क्या किया था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है बता सकते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? मैम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होती है जब हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है अगर वो फेल हो जाए और उसके बदले हम एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेके चलते हैं जो हमारे रिजल्ट को सही करती है। अगर वो फेल्ड हो जाए नल हाइपोथेसिस तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से रिजल्ट सही आ जाता है। ये तो आप नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे बता रहे हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही क्या होता है? अगर हम, क्या हम सिर्फ नल हाइपोथेसिस ना बना करके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हैं? मैम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं बना सकते मैम, शायद नहीं बना सकते। यस मैम, नहीं बना सकते मैम, क्योंकि हमें नल पहले बनानी पड़ेगी, तभी वो या तो फेल होगी या पास होगी, तभी अल्टरनेटिव काम आएगी ना। अच्छा, और बाकी कोई? कल क्या बताया था मैंने कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं, कल भी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो वो वीडियो एक बार और जाके देखिएगा। तो उसमें हमने बताया था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम कब बना सकते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, ठीक है। पहले से हमें उसके बारे में प्रॉपर पता है कि ये ऐसा रिजल्ट आता ही है, ठीक है। उसमें बहुत सारे टेस्ट अगर हो चुके हैं तो हम वहां पे नल हाइपोथेसिस नहीं बना सकते, ठीक है। वहां पे हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम कल दो चीज को लेके चल रहे थे, जिम एंड योगा को, ठीक है। तो जिम एंड योगा पे अभी बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं और हमें पता है कि योगा क्या है, जिम से ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, उसके बेस पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, वहां पे हम नल हाइपोथेसिस नहीं बना सकते। तो ये जो वन टेल हाइपोथेसिस होता है, वन टेल जो टेस्ट होता है वो बेसिकली कब आता है, जब आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना होता है, ठीक है। ये कब यूज होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में यूज होता है ज्यादातर, ठीक है। जहां पे आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, डायरेक्शन की एक डायरेक्शनल होता है, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, जैसे कि हमने कल एक और एग्जांपल देखा था जिसमें बताया था कि पैरासिटामोल का जो है हेल्थ पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये इस चीज का हमने क्या बनाया है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया है कि पैरासिटामोल का हमारे हेल्थ पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम इस तरह से हमने हाइपोथेसिस बनाया। उनपे बहुत सारे जो सैंपल्स थे, हमारे सैंपल जो हमने कलेक्ट किया था, उनपे हमने उनके हेल्थ बेनिफिट, पैरासिटामोल उनको दिया, या जो लेते हैं पहले से पैरासिटामोल उनके पास जाके हमने सर्वे किया, उनकी हेल्थ बेनिफिट या उनके हेल्थ चेकअप कराया, और हमें पता चला कि मतलब कि उससे क्या क्या हमारे अंदर जो है डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आपको पता चला तो यहाँ पे आपने क्या लिया था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिया था। फिर वो जो है क्या होगा, एक साइड ही उसका क्या आएगा, नेगेटिव साइड ही उसका क्या आएगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब कि अपोजिट साइड ही उसका ग्राफ बनेगा, नेगेटिव साइड, क्योंकि उसमें सभी को क्या है, सभी जो आपके सैंपल हैं उन सभी को एडवर्स इफेक्ट हो रहा है आप उससे, पैरासिटामोल से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो चीज है आपका क्या होगा, वन टेल हो जाएगा, और सिर्फ उसका रिजल्ट क्या है रहेगा, वो बेल शेप ही, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, वन टेल बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या, वन टेल किसे कहते हैं? मैम जब रिजल्ट एक तरफ झुके, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब रिजल्ट एक तरफ ही झुके, जैसे इसको ऐसा हाँ, इसको आप ग्राफ से हम समझिए। पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से ग्राफ देखा है ना आप लोगों ने? मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। वॉइस नहीं आ रही है क्या, किसी को भी नहीं आ रही है अभी वॉइस? आ रही है मैम, आ रही है। ओके, आ रही। ठीक है।
आप लोगों ने ग्राफ देखा है, तो ग्राफ में हम पहले क्या करते थे, ग्राफ में इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, x होता है, ये y होता है, ये क्या होता है माइनस x होता है यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन होता है, और ये क्या होता है माइनस y होता है। इस तरह से हमारे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। ग्राफ का जो 4 क्वाड्रेंट अलग अलग 4 उसके 4 भागों में जब हम उसको डिवाइड करते हैं। वॉइस नहीं आ रही है। शायद सभी को नहीं आ रही है कि आपको ही नहीं आ रही है? आ रही है मैम। एक बार आप रिज्वाइन करिए, ठीक है जी मैम। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका जैसे कि ग्राफ बन रहा है सिर्फ पॉजिटिव साइड, ये जो बेल शेप है आपका क्या है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, एक्स वाई पॉजिटिव एंड एक्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन टेल बोलेंगे, ठीक है, वन टेल बोलेंगे, लेकिन कौन से साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका क्या बना, वन टेल बना लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन। यही जो ग्राफ है मान लीजिए आपका इस साइड बना है और बेल शेप ही बना है लेकिन इस साइड बना है, तो ये हम क्या बोलेंगे, इसे नेगेटिव डायरेक्शन में बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये भी क्या है वन टेल ही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लियर। ये दोनों ही वन टेल है लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। और वही ग्राफ देखिए हमने 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये क्या है दोनों क्वाड्रेंट को टच कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एंड वाई, नेगेटिव एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है आपका टू टेल में आ जाएगा। आपके रिजल्ट जो है कुछ लोगों को उससे फायदा हो रहा है, मतलब कुछ लोगों को पैरासिटामोल से फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को पैरासिटामोल से नुकसान हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, टू टेल हो गया, ठीक है, जिसमें आप एक तरह से क्लियर मतलब कि नहीं बता सकते कि उनको सभी को फायदा हो रहा है या सभी को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं बता सकते, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप इसमें जाके बता सकते हैं कि सभी को पैरासिटामोल से फायदा ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, आपके जितने भी आपके सैंपल्स हैं उन सबका क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, मतलब कि सभी को पैरासिटामोल से फायदा हो रहा है। अब इसमें क्या है ये आपका कि ये पूरा नेगेटिव डायरेक्शन में गया, मतलब कि सभी आपके जो भी सैंपल थे उन सभी को पैरासिटामोल से नुकसान हुआ, ठीक है, उन पर एडवर्स इफेक्ट आया, तो ये क्या नेगेटिव डायरेक्शन में गया। तो आप एक क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं कि पैरासिटामोल जो है वो अच्छा है, अगर पॉजिटिव साइड आया तो अच्छा है, अगर नेगेटिव साइड आया तो बुरा है, ठीक है। लेकिन जो टू टेल होता है वहां पे हम एक तरह से पूरी तरह से क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे पाते हैं कि ये अच्छा ही है या बुरा ही है, क्योंकि कुछ लोगों को वो फायदा कर रहा है और कुछ लोगों को वो क्या है नुकसान कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ वन टेल टू टेल, और वन टेल क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ठीक है जी मैम। ये बेसिकली क्या होता है, ये वन टेल को इसलिए क्या है अच्छा कहा जाता है क्योंकि हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे एक डायरेक्शन में जाते हैं, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, इसलिए वन टेल जो टेस्ट होता है वो अच्छा होता है एज कंपेयर टू टू टेल टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कल हमने अल्फा देखा था, अल्फा किसे कहते हैं, अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा से किसे डिनोट करते हैं, एनीवन? मैम नल हाइपोथेसिस को? नहीं। और कोई? आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं घर जाके, चीजों को पढ़ते नहीं दोबारा से। अल्फा हम करते हैं टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट किया जाता है, टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट किया जाता है, कल ही मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। अल्फा यानी कि क्या है टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर क्या होता है बताइए, व्हाट इज टाइप 1 एरर? एक बोलिए, कोई भी एक अनम्यूट करिए, बोलिए। श्रवण जी आप ही बोलिए। मैम
टाइप 1 एरर वो होता है मैम जिसमें जो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है ना मैम, वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो जाता है मतलब मैम वो फेल हो जाता है, मतलब हमारे टाइप 1 जब नल हाइपोथेसिस सही होती है पर फिर रिजेक्ट हो जाती है। जब नल हाइपोथेसिस सही होती है बट रिसर्चर, क्योंकि उसको हमेशा हमारे माइंडसेट बना होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, इस तरह से हमारा माइंडसेट बना हुआ है, इसलिए वो क्या करता है प्रेशर में आके या उसको क्या कर देता है, वो नल हाइपोथेसिस को अपने डाटा में मैनिपुलेशन करके रिजेक्ट कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर कहते हैं। आपका एरर क्लियर नहीं है, ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एरर से क्वेश्चन आता है क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा था, नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो है वो सही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, सही होते हुए भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस सही है फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो क्या है, टाइप 1 एरर होता है, क्लियर। अब उसके बाद देखिए नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस गलत है, लेकिन रिसर्चर उसको किसी कंडीशन की वजह से, सैम्पलिंग टेक्निक या फिर कंडीशन की वजह से उसे रिजेक्ट नहीं कर पाता, उसको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है, क्लियर है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। यस मैम, अब आया समझ में। जी ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे, हाँ यहाँ पे एक और देखिए इसमें क्या है, टाइप 1 एरर को हम अल्फा कहते हैं, टाइप 2 एरर को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा आया है, अल्फा यानी कि क्या होता है, कुछ पॉइंट आपका ऐसा आता है जिनपे उनका इफेक्ट ही नहीं पड़ता, मतलब नल हाइपोथेसिस, मान लीजिए आपने 100 सैंपल लिए हैं, ठीक है, तो 100 सैंपल में से 4-5 सैंपल ऐसे होंगे जिनका आपके टेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए सूर्य नमस्कार का हमने एग्जांपल ले रहे थे, या फिर ये पैरासिटामोल, किसी का भी आप ले सकते हैं, पैरासिटामोल का ही ले लेते हैं। तो पैरासिटामोल पे हम रिसर्च कर रहे थे और हमने एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया था कि पैरासिटामोल से लोगों के हेल्थ पर गलत इफेक्ट पड़ता है या फिर बुरा प्रभाव पड़ता है, इस तरह से हमने एक हाइपोथेसिस बनाया था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हमने उसके लिए 100 सैंपल लिए थे, ठीक है, 100 सैंपल को हमने पैरासिटामोल खिलाया, उनका मतलब आपने प्रोटोकॉल बनाया होगा, 1 हफ्ते में खिलाएंगे, हर दिन खिलाएंगे, इस तरह से कुछ भी आपने प्रोटोकॉल बनाया होगा। 100 सैंपल को आपने 100 दिन तक या फिर 10 दिन तक, 50 दिन तक क्या किया, पैरासिटामोल खिलाया, उसके बाद उनके हेल्थ का चेकअप कराया। तो आपके कुछ सैंपल ऐसे होंगे, 4-5 सैंपल जिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके लिए नल हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, 4-5 सैंपल के लिए। लेकिन बाकी के जो 95 सैंपल हैं, ठीक है, 5 सैंपल मान लीजिए आपका नल हाइपोथेसिस, उन पर पैरासिटामोल का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा उनका हेल्थ पहले था अभी भी वैसा ही है, लेकिन बाकी के जो 95 लोग हैं उन पे बुरा इफेक्ट पड़ा, ठीक है, उनका मान लीजिए कुछ भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया या फिर और भी कुछ उनके अंदर हेल्थ इफेक्ट आए, तो हम किसको मानेंगे, 5 लोगों को मानेंगे या फिर 95 लोगों को मानेंगे, 95 लोगों को, है ना। तो हम क्या करते हैं कि वो 5 लोगों को नल रिजेक्ट करके या नेग्लेक्ट करके हम 95 लोगों का जो रिजल्ट होता है उस पे हम एक क्या कर देते हैं, जनरलाइजेशन दे देते हैं, ठीक है, कि जो हमारा पैरासिटामोल है उसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इस तरह से हम उनको क्या कर देते हैं, 5 लोगों का जो रिजल्ट आया है उसको नेग्लेक्ट करके बाकी लोगों को हम क्या कर देते हैं, 95 लोगों के बेसिस पे हम एक जनरलाइजेशन दे देते हैं। तो ये जो अल्फा, कुछ रीजन ऐसा होता है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, क्लियर है। वन टेल हाइपोथेसिस, सॉरी, वन टेल टेस्ट। यस मैम। इसको आप लोग दोबारा से घर जाके रिवाइज करिए, कोई बुक आपके पास है रिसर्च वगैरह की तो उसको दोबारा से पढ़िए, एरर वाले को भी पढ़िए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम लोग भी पढ़े थे तब हम लोग के लिए भी था कंफ्यूजिंग। तो आप लोग भी इसको दोबारा से रिवाइज भी करिए और जो पहले चीजें पढ़ चुके हैं उन सबको भी रिवाइज करते रहिए,
ऐसा नहीं कि वही चीज हम पढ़ चुके हैं तो पढ़ के फिर नोट्स बना के रख दिया, उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर टू टेल में क्या होता है, वही हम जो हम देख रहे थे कि उनका क्या है, दोनों तरफ रिजल्ट आएगा। जैसे कि ये है हमारा एक कोई हमने हाइपोथेसिस बनाया है, पैरासीटामोल का ही ले लीजिए। तो पैरासीटामोल का क्या हो रहा है, आधे लोगों का 100 लोगों का आपने सैंपल लिया है, तो उसमें क्या है कि 50 लोगों में का पे बुरा प्रभाव पड़ा और 50 लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब कि आप लोग का नॉर्मल आ गया। तो ये क्या होता है, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, इसमें आप इतना जनरलाइजेशन नहीं दे पाएंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा है करके। ठीक है, तो ये क्या होता है, टू टेल होता है जिसमें दोनों तरफ वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्लियर? मैम इसमें रिजल्ट 50-50 होता है। हाँ, मतलब इसमें जो वो आएगा ना, स्टडी का जो भी आपका रहेगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा कि दोनों तरफ होगा, कुछ लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कुछ लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, या कुछ लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम पैरासीटामोल का ले रहे थे ना, तो पैरासीटामोल का ऐसा होगा कि कुछ लोगों पर या तो नेग्लिजिबल प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी ऐसा उनको खिलाया पैरासीटामोल तो उनके हेल्थ पर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं दिखा जिससे हम कह सकें कि उन पर पैरासीटामोल का बुरा प्रभाव पड़ा। और कुछ लोग पर कैसा होगा, मतलब आधे लोगों पर ऐसा होगा कि आपने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम 50-50 पे नहीं कह सकते ना। जैसे पिछले वाले में, अल्टरनेट वाले में क्या था कि 95 लोगों पर आपने जो बनाया है हाइपोथेसिस उसी तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, और इसमें क्या है कि आधे लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, टू टेल कब आता है, ज्यादातर जब हम नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में बेसिकली क्या होता है कि हम बोलते हैं कि इस पे कोई इसका बुरा प्रभाव नहीं है, पैरासीटामोल का हेल्थ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं। लेकिन क्योंकि हमें क्या करना होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को प्रूफ करना रहता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका दोनों तरफ से आ सकता है। नल हाइपोथेसिस बनाया है तो कुछ लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कुछ लोगों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो ये यहाँ पे आप कोई भी जजमेंटल देने के लिए या जजमेंट करने के लिए या कोई भी क्लियर स्टेटमेंट आप यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलिए अभी तक हमने देखा टू टेल, वन टेल, ये बेसिकली आपके हाइपोथेसिस से ही रिलेटेड था अभी तक जो हम पढ़ रहे थे आज और कल में हमने जो पढ़ा। एरर वगैरह भी आप लोग दोबारा से उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अच्छा कोई बता सकते हैं कि इतनी सारी चीजें हम किस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं? अभी तक हम जो ये सारी सैंपल, सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, लिटरेचर रिव्यू वगैरह वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं वो सब किस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं? मैम मतलब या तो रिसर्च या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। नहीं, शुरू में मैंने बताया था कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। हम रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं तो पढ़ रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च का स्टेप्स हमने पढ़ा था ना। चलिए, ये वही, आपको यही क्लियर नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये जो भी हम चीजें देख रहे हैं इतनी सारी, जिसमें हम सैंपल, सैम्पलिंग, ये सब देखते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन देखा हमने, ऑब्जेक्टिव देखा, लिटरेचर रिव्यू देखा, वो किसका पार्ट है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिजाइन। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम पढ़ा था कि प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी शुरू में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि लिटरेचर रिव्यू हम कैसे करते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे रिसर्च के लिए, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसके बीच में फिर हमने, ये तो बाद में देखा, इसके पहले हमने क्या देखा था, डिजाइन, रिसर्च डिजाइन देखा था। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन के क्या क्या पार्ट होते हैं, 4 पार्ट मैंने बताए थे। याद है आप लोग को कौन कौन से 4 पार्ट बताए थे रिसर्च डिजाइन के? मैम स्पेसिफिक, मेजरेबल और ये तो मैम स्मार्ट करके फीचर हो। मैम सैम्पलिंग और ऑब्जर्वेशन और स्टैटिस्टिकल और ऑपरेशनल। हाँ ठीक है, ये हमने देखा था, सैम्पलिंग,
ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल एंड लास्ट क्या था, ऑपरेशनल। ठीक है, सो करके हमने कहा था। यहाँ पे फिर हमने ये भी देखा था, ऑब्जेक्टिव भी देखा था। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर हमने सैम्पलिंग देखा, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग कितने टाइप के होते हैं, फिर सैम्पलिंग के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने इन सब जो सैम्पलिंग किया है तो इसको मेजर कैसे करेंगे, क्या क्या मेजरिंग टेक्निक्स होते हैं, वो सब हमने देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ये सब हमने यहाँ तक देख लिया प्रोसेस में। ठीक है, ये 4 स्टेप हमने देख लिए हैं अभी तक, जिसमें हमने क्या है, प्रॉब्लम डिफाइन करना, लिटरेचर रिव्यू करना, रिसर्च डिजाइन के अंदर बहुत सारी जो चीजें आते हैं, सैंपल, सैम्पलिंग, वेरिएबल वगैरह, मेजरमेंट टेक्निक। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हाइपोथेसिस, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, अब आपके पास कितने चीज बाकी हैं, कलेक्ट डाटा, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस डाटा, कि डाटा को हम कैसे एनालिसिस करेंगे, एंड लास्ट क्या है, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, मतलब थीसिस हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या थीसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 चीज अभी आप लोग का बाकी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं, ये सब आप लोग रिवाइज करिए, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है मुझे, बस आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे पढ़ने से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं मंडे को सारी चीजें पूछूंगी क्या क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है ये सब हमने देख लिया। अभी थोड़ा सा हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा, क्योंकि अभी हम डाटा पढ़ने वाले हैं, डाटा क्या होता है, डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और डाटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज डाटा, डाटा हम किसे कहते हैं, एनीवन कोई बता सकते हो व्हाट इज डाटा। डाटा मतलब कि हम किस तरह से, मतलब किस विषय पर जो टॉपिक हमारा होता है, किस टॉपिक हम काम करने वाले होते हैं, उससे संबंधित जो भी चीजें होती है ना, वो सब उससे संबंधित जितने भी मटेरियल होता है, लाइक जर्नल हो गया या बुक्स वगैरह हो गई, ठीक है, उन सब वो सब डाटा किसमें आएगा। यस, मतलब उससे रिलेटेड जहां पे भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में हम रिसर्च करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करना। ठीक है, उसे हम उसको क्या कहेंगे, डाटा डाटा। के लिए। क्लियर, ये तो आपके थ्योरेटिकल के लिए हो गया। प्रैक्टिकल या फिर एम्पेरिकल में हम क्या करते हैं, जब हम जाते हैं किसी फील्ड में, या अपने सैंपल से हमने क्वेश्चनर भरवाया या फिर ये सारी चीजें की, तो जब हम उनसे क्वेश्चनर वगैरह भरवाते हैं तो फिर उनसे हमें क्या मिलता है, एक डाटा मिलता है, एक क्वांटिटेटिव एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि किनको कितना मेंटल स्ट्रेस है, किसको कितना है। तो ये हमें वहां पे भी एक, जब हम एक्सपेरिमेंट फील्ड में जाते हैं या एम्पेरिकल फील्ड में जाते हैं तो वहां पे भी हमें एक डाटा मिलता है। थ्योरेटिकल में भी क्या होता है कि हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि आप कौन कौन से बुक में, जैसे आप ध्यान से रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल चीज कर रहे हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि ध्यान के बारे में कहाँ कहाँ उपनिषदों में कहा गया है, या फिर वेदों में कहा गया है, या फिर कोई हठ योगिक ग्रंथों में कहा गया है, कहाँ कहाँ पे ध्यान से रिलेटेड बातें की गई है, तो उन सबको आप क्या करेंगे, गैदर करेंगे, तो वो क्या हो गया, आपका डाटा हो गया। ठीक है, तो वही डाटा आपके क्या है, 2 टाइप के होंगे, क्या क्या, पहला तो क्वालिटेटिव और दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा हो सकता है या फिर क्वालिटेटिव डाटा हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव डाटा में हम क्या देखते हैं, हाउ मच, कितना है। ठीक है, मतलब कितना है उसका एक क्वांटिटी होगा कि कितना किलो दूध है। ठीक है, तो 5 किलो है, 10 किलो है। हाउ मैनी, कितने लोग हैं। ठीक है, हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार आ रहा है एक चीज। तो ये सब आप किसमें, जिसमें आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, वो सब किसमें आएगा, आपके क्वांटिटेटिव डाटा में आएगा। जैसे कि रूम टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर कितना है आप पता कर सकते हैं। ठीक है, शू की साइज कितनी है, ठीक है, किसी शूज हमारे शूज की साइज कितनी है वो हमें नहीं भी पता है, फिर भी हम मेजर करके पता कर सकते हैं, है ना। तो जो भी चीज हम मेजर करके एक एक्यूरेट डाटा हम लेके आ सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है, हाउ दिस इज हैपेंड, ये कैसे हुआ। तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा, मतलब उसको हम क्वालिटी में मेजर नहीं कर, सॉरी क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते,
उसके लिए हमें उस जगह में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, उनको अनुभव करना पड़ेगा। तो अनुभवजन्य जो चीज होता है वो कैसा होता है, या तो हर किसी का अलग अलग होता है, मेरा अनुभव अलग हो सकता है, आपका अनुभव अलग हो सकता है ना। तो क्वालिटेटिव में ये होता है व्हाई दिस वाज हैपेंड, मतलब ऐसा क्यों हुआ, ये चीजें भी जब आप किसी से पूछेंगे, ठीक है, जैसे कि आप मूवी देखने जा रहे हैं, कोई भी एक मूवी देखने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज हुआ, जैसे कि कश्मीर फाइल वगैरह ये सभी ले लीजिए, तो उसमें कोई चीज हुआ, तो उसमें कोई घटना घटी, उसके बारे में आप अलग अलग लोगों के विचार लेंगे कि उसमें एक ऐसी घटना घटी, तो उसमें आपका विचार क्या है, ठीक है, तो वो अपना विचार अलग बताएंगे। वही आप उसी घटना के विषय में आप किसी और के बारे में पूछेंगे, सॉरी किसी और से पूछेंगे, तो वो उस घटना को अलग नजरिए से देख सकते हैं या उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा, ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसमें हम इन चीजों को देखते हैं, ठीक है, जैसे कलर ऑफ सी हो गया, मेथड ऑफ लव, या फिर पर्सनालिटी, किसी की पर्सनालिटी के बारे में हम पूछेंगे, तो हर किसी का नजरिया उनकी पर्सनालिटी के विषय में अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, आपके क्वालिटेटिव डाटा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, पहला था क्या था, क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो भी क्या है, दो टाइप का होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो डाटा होता है वो दो टाइप का होता है, पहला क्या है डिस्क्रीट और दूसरा क्या है कंटिन्यूअस, ठीक है। पहला जो है वो क्या है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा इज अ काउंट दैट इन्वॉल्व ओनली इंटीजर, इंटीजर्स यानी कि क्या होता है 1 2 3 4 5 इस तरह के जो नंबर होते हैं इंटीजर्स, ठीक है, उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते 1.5 नहीं कह सकते, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा मतलब वो क्या होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा जिसमें आप उसको सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यू कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक देखिए एग्जांपल से, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास, तो क्लास में हम एक मतलब इंटीजर देंगे कि इस क्लास में 20 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 20.5 बच्चे हैं इस क्लास में, ऐसा कह सकते हैं क्या कि इस क्लास में 20.5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते ना। जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आंसर्ड, आपने एनटीए में आप एग्जाम देने गए, तो उस एग्जाम में आपने 150 हमारे पास क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो आप ऐसा कहते हैं कि आप या तो फिर 50 क्वेश्चन हल करते हैं या 100 क्वेश्चन हल करते हैं या फिर पूरा 150 करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम उसमें कोई उसको सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने 50 क्वेश्चन हल किया है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जिसको हम लोग सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, क्वांटिटेटिव डाटा में आता है आपका डिस्क्रीट डाटा। क्लियर है डिस्क्रीट, क्लियर? जी मैम। फिर उसके बाद आता है कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा में क्या होता है, कंटिन्यूअस डाटा कुड बी मीनिंगफुली डिवाइडेड इनटू फाइनर लेवल, ठीक है, इसको हम मीनिंगफुली या फिर छोटे लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपकी हाइट है, तो हाइट को हम फुट में भी मेजर कर सकते हैं, इंच में भी मेजर कर सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप उसको छोटे लेवल पे भी डिवाइड कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कि हम अब हमारी हाइट ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 5 फुट ही होगी, 6 फुट ही होगी, ऐसा नहीं होता है। 5 फुट 2 इंचेस ऐसा भी होता है, ठीक है। मतलब कि हम उसको पॉइंट्स लेवल पे भी ले जाके जा सकते हैं। जैसे कि हमारा लेंथ है, किसी टेबल का लेंथ होगा तो लेंथ हमेशा ऐसा होगा क्या कि 20 मीटर ही लेंथ है उसका, ऐसा नहीं हो सकता है ना। मतलब उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, या उसको और छोटे में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी नाप सकते हैं। तो इसको हम क्या, कंटिन्यूअस डाटा को हम डिवाइड भी कर सकते हैं अलग अलग, जैसे कि छोटे लेवल पे भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। या फिर लेंथ हम कह सकते हैं कि आपकी जो उंगली का लेंथ है वो क्या है 1.5 सेंटीमीटर है या 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, छोटे लेवल पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस डाटा कहते हैं। क्लियर है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा? जी मैम। यस मैम। ज्यादा हो गया है क्या आज, ऐसा लग रहा है? थोड़ा सा देखते हैं या आप लोग कल रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे।
बस ये लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड हम देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। जैसा कि हमने देखा डाटा के दो टाइप हैं, पहला क्या है क्वांटिटेटिव, दूसरा क्या है क्वालिटेटिव। फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के भी दो डाटा हैं। क्वांटिटेटिव का क्या है, दो है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। क्वालिटेटिव में भी दो हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है। तो नॉमिनल डाटा में क्या होता है, नॉमिनल डाटा इज यूज जस्ट फॉर लेबलिंग वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल को लेबल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, विदाउट एनी टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यू, फाइंड एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे फाइंड लिखना था, भूल गए। तो इसमें क्या होता है कि बिना कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू मिले बिना हम इसमें सिर्फ लेबल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इसका एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आएगा, जेंडर है, ठीक है। किसी का जेंडर है, किसी का मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस। तो उसमें हम क्या होता है, मान लीजिए मेल फीमेल, आप कोई भी फॉर्म भरते हैं कहीं भी जगह के लिए, तो उसमें आपका क्या रहता है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, इस तरह से मतलब उसमें रहता है, ठीक है। तो उसमें उस कंपनी को क्या उससे रिजल्ट मिलता होगा, सिर्फ एक उनको एक क्या मिलता है, लेवल मिलता है कि आप जेंडर में आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, बस इतना उनको पता चलता है। उससे आपके और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि आप मतलब कि जेंडर में आपने मेल डाल दिया तो उसमें ऐसा नहीं पता चलेगा कि आप हाई लेवल या आपकी जो इनकम है वो हाई लेवल होगी, आपका जो फीमेल है तो उनका इनकम लो होगा, ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। या उनसे आपकी हाइट पता नहीं चल जाएगी कि आपने जेंडर डाला मेल तो मेल की हाइट हमेशा 6 फुट ही होगी, ऐसा कुछ उनको पता नहीं चल जाएगा। मीन्स आपने जो ये मेल फीमेल या मैरिटल स्टेटस दिया है तो उससे आपके किसी और चीज का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, कोई और स्पेसिफिक नॉलेज उस पर्टिकुलर डाटा से उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या होता है, नॉमिनल डाटा के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पहचान आपको मिलती है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उससे और कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमें नहीं मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल डाटा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा में क्या होता है, डाटा in which the place into some kind of order by their position on scale, ठीक है। जैसा कि हमने ऑर्डिनल स्केल में भी पढ़ा था कि जो भी हमारा फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, इस तरह से पोजीशन जिसमें हमें मिल जाता है, ठीक है। या इकोनॉमिकल स्टेटस, जैसे आपका पूछा जाता है कि आपका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, लो है, मीडियम है, हाई है, तो इससे आपके बारे में पता चलता है, आपकी लाइफस्टाइल पता चलती है, ठीक है। कि अगर आप लो लेवल इकोनॉमिकल सिस्टम है, स्टेटस है आपका, तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, क्या क्या चीजें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एक मोटा मोटा उनको क्या होगा ये पता चल जाएगा। मीडियम है तो क्या होगा, या फिर हाई है तो क्या होगा, आपके पास क्या क्या सुविधाएं होंगी, उन सब के बारे में एक पता चल जाएगा उनको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑर्डिनल डाटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसा कि हम इसको उसमें भी देख सकते हैं, कोई हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्वेश्चनर भरवाते हैं, तो उसमें 3 चीज रहता है, हाँ, नहीं, या फिर इसके संबंध में कोई कुछ पता नहीं है, ऐसा 3 चीज रहता है, ठीक है। आपको 3 ऐसे आंसर मिलते हैं, उसमें और भी रहते हैं, 5 भी रहता है, 2 भी रहता है, हाँ या नहीं ऐसा भी रहता है। तो हाँ बोला आपने किसी क्वेश्चन का तो उनमें उनको पता चलेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, नहीं बोला तो क्या है, या उस विषय में आपको नहीं पता है तो ऐसा आपने टिक किया है तो उसमें आपका क्या मतलब कि होगा, मतलब आपका माइंडसेट क्या होगा, वो चीज उनको पता चलती है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, ठीक है, या जिन्होंने ये क्वेश्चनर भरवाया है। तो ये चीज क्या होती है, आपके ऑर्डिनल स्केल के अंतर्गत आती है। क्लियर है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ के आइएगा, ये मैं अभी आप लोग को भेज दूंगी, ठीक है। बाकी हम कल और देखेंगे सोर्सेस और डाटा क्या क्या है, ये सारी चीजें। बाकी आज के क्वेश्चन